आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 5 के नेक्स्ट टॉपिक्स, जो कि है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन 1865, बट फॉर सेवरल रीजन इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। मेंडल ने अपने वर्क को 1865 में पब्लिश कर दिया था, बट कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से उनका जो वर्क था, एक्सपेरिमेंट्स थे, वो लोगों के द्वारा अनरिकॉग्नाइज थे 1900 तक। ठीक है, इसलिए कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी इन दोज डेज। कम्युनिकेशन जो था वो इतना आसान नहीं था, इसलिए उनका जो काम था वो पब्लिश्ड नहीं हो पाया लोगों के बीच में। सेकेंडली, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन as a stable and discrete unit that control the expression of traits and of the pair of allele which did not blend with each other was not accepted by the contemporaries as an explanation for the apparently continuous variation seen in nature. सेकेंड रीज़न यहाँ पर ये बोल रहा है कि उन्होंने जो अपने कॉन्सेप्ट में बताया था कि जीन्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं और डिस्क्रीट यूनिट होते हैं जो एक्सप्रेशन और ट्रेट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और उन्होंने बताया कि एलीज जो होते हैं उनमें ब्लेंडिंग शो नहीं होती, ब्लेंडिंग नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन जो बाद के जो साइंटिस्ट है उनको ये सारी जो चीज़ें थी उनको एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। Thirdly, Mendel's approach of using mathematics to explain biological phenomena was totally new and unacceptable to many of the biologists of this time. और थर्ड जो रीज़न था कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिक्स का यूज़ किया था, ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था कि किसी ने बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का यूज़ किया था, तो बहुत सारे साइंटिस्ट के लिए ये अनएक्सेप्टेबल था। ठीक है, फाइनली दाउ मेंडल्स वर्क्स वॉज सजेस्टेड दैट फैक्टर्स वॉज डिस्क्रीट यूनिट, he could not provide any physical proof for existence of factor or say what they are made up of. और लास्ट जो रीज़न है, मेंडल ने अपने वर्क में जीन्स के बारे में बताया था कि जीन्स जो होते हैं वो पेयर को कंट्रोल करते हैं, एलील्स को कंट्रोल करते हैं, बट उन्होंने जीन्स के प्रेजेंस का कोई फिजिकल प्रूफ नहीं बताया था कि जीन्स क्या होते हैं और किससे मिलकर बने होते हैं। In 1900, three scientists, D. Rice, Correns, and von Schirmack, independently rediscovered Mendel's result on the inheritance of the character. 1900 की बात है, ये 3 जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी की। ठीक है, also by this time, due to advancement in microscopy that were taking place, इस समय तक आते आते माइक्रोस्कोप्स की एडवांसमेंट बढ़ चुकी थी। साइंटिस्ट वर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन। अब साइंटिस्ट जो थे वो सेल डिवीजन को भी केयरफुली ऑब्जर्व कर सकते थे। दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस। इसकी वजह से क्या हुआ, न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर थी उसको भी आसानी से देखा जा सकता था। दैट अपीयर टू द डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर सेल डिवीजन। तो न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसी चीज़ थी जो सेल डिवीजन होने से पहले डबल एंड डिवाइड होती थी। These were called chromosomes. इन्होंने इसका नाम क्रोमोसोम दिया। ठीक है, 1902 क्रोमोसोम्स मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कआउट। 1902 तक आते आते क्रोमोसोम्स की जो मूवमेंट थी उसका भी पता लगने लगा था। वॉल्टर सटन एंड थियोडर बॉवरी नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स वॉज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन। वॉल्टर सटन और थियोडर बॉवरी ने बताया कि क्रोमोसोम्स एंड जीन्स का जो बिहेवियर है वो पैरेलल है, एक दूसरे के दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, मेंडल्स के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए क्रोमोसोमल मूवमेंट का भी यूज़ किया। रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन एंड ड्यूरिंग मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि मियोसिस और माइटोसिस के दौरान क्या होता है। द इम्पॉर्टेंट थिंग to be remembered that the chromosome as well as gene occurs in pair. Chromosomes और genes जो होते हैं वो pairs की फॉर्म में मिलते हैं। 2 alleles of a gene pair are located on homologous site on a homologous chromosome. gene pair के जो 2 alleles होते हैं वो homologous chromosomes की homologous site पर situated होते हैं। Comparison between the behavior of chromosomes and genes. यहाँ पर comparison दे रखा है chromosomes and genes के बीच में। Occurs in pairs and occurs in pair, segregate at the time, यहाँ पर क्रोमोसोम्स के बारे में बात हो रही है। segregate at the time of gamete formation such that only one of the each pair is transmitted to a gamete. क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होने से पहले क्या होता है, सेग्रीगेट हो जाते हैं और गैमेट में उस पेयर का केवल एक ही जो होता है वो ट्रांसफर होता है। ठीक, यहाँ पर जीन में भी यही होता है, सेग्रीगेट एट द गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में सेग्रीगेट हो जाते हैं और उस पेयर में से
एक ही जो होता है वो गैमेट में ट्रांसफ़र होता है। इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो पेयर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली अनदर पेयर। यहाँ पर भी यही बोल रहा है कि पेयर्स जो होते हैं जो वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू द, यहाँ पर भी रिएशन होता है वो इंडिपेंडेंटली होता है। ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ म्यूसिस फर्स्ट, the two chromosomes pairs can align at the metaphase place independently to each other। फर्स्ट की एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मेटाफेज प्लेट पे इंडिपेंडेंटली लग जाते हैं, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस कंपेयर द क्रोमोसोम्स ऑफ 4 डिफरेंट कलर। समझने के लिए नीचे डायग्राम में क्रोमोसोम्स को 4 डिफरेंट कलर्स में दिखाया गया है, लेफ्ट एंड राइट कॉलम्स। इन द लेफ्ट कॉलम द पॉसिबिलिटी फर्स्ट में बता रहा है ऑरेंज एंड द ग्रीन इज सेग्रीगेटिंग टुगेदर। ऑरेंज एंड ग्रीन जो होता है वो सेग्रीगेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये कॉलम फर्स्ट में बता रहा है कि ऑरेंज एंड ग्रीन के बीच में सेग्रीगेशन हो रहा है, ठीक है। द राइट कॉलम ऑरेंज क्रोमोसोम इज सेग्रीगेटेड विद द रेड क्रोमोसोम। ऑरेंज एंड रेड के बीच में सेग्रीगेशन हो रहा है, ये एनाफेज स्टेज की बात हो रही है। Sutton and Boveri argued that the pairing and separation of the pair of chromosomes would lead to the segregation of pair of factors they carried। सटन और बावरी ने बताया कि पेयरिंग एंड सेपरेशन जो होता है क्रोमोसोम्स का वो लीड करता है सेग्रीगेशन ऑफ पेयर जो कि वो कैरी करते हैं, उन फैक्टर्स को जो कि वो कैरी करते हैं। सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड कॉल्ड इट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सटन ने क्रोमोसोमल नॉलेज और मेंडेलियन प्रिंसिपल्स दोनों को कंबाइन किया और एक नई थ्योरी दी जिसको बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। Following this synthesis of ideas, experimental verification of the chromosomal theory of inheritance by Thomas Hunt Morgan। क्रोमोसोमल थ्योरी की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए एक नए साइंटिस्ट है जिसको बोलते हैं थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कलीग्स लेड टू द डिस्कवरिंग द बेसिस फॉर वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस। थॉमस हंट मॉर्गन एंड उनके कलीग्स ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो वेरिएशंस आते हैं उनकी डिस्कवरी की, ठीक है, कि वेरिएशन क्यों आते हैं। मॉर्गन वर्क आउट विद द टाइनी फ्रूट फ्लाइज कॉल्ड ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। मॉर्गन ने टाइनी फ्रूट फ्लाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जिसको बोलते हैं, विच वर फाउंड वेरी सूटेबल फॉर सच स्टडी। ये जो फ्लाइज है वो ईजिली मिल जाती हैं। दे कुड बी ग्रोन ऑन द सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी। ये लैब में ईजिली ग्रोन हो जाती हैं। इस पर भी क्वेश्चन आता है कि उन्होंने ड्रोसोफिला को ही क्यों चूज करा, ठीक है। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 वीक्स की होती है। एंड अ सिंगल मीटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजीनी फ्लाइज। और केवल सिंगल मीटिंग से बहुत सारी प्रोजीनीज प्रोड्यूस होती है। ऑल्सो देयर वॉज अ क्लियर डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस। द मेल एंड द फीमेल फ्लाइज आर ईजिली डिस्टिंग्विशेबल। और मेल और फीमेल को आसानी से डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। Also, it has many types of heredity variation that can be seen with the low power microscope। और इनके बीच और सबसे और लास्ट में यहाँ पे दे रखा है कि इनकी जो हेरिडिटी वेरिएशंस होती है उसे भी बहुत ही कम पावर वाले माइक्रोस्कोप से भी देखा जा सकता है। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। मॉर्गन कैरीड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड ड्रोसोफिला। मेंडल ने ड्रोसोफिला के ऊपर बहुत सारे डाइहाइब्रिड क्रॉस किए जीन्स की स्टडी के लिए जो कि सेक्स लिंक थी। द क्रॉस वर सिमिलर टू द डाइहाइब्रिड क्रॉस कैरीड आउट बाय द मेंडल्स इन पीस। ये जो उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस किए थे वो मेंडल की ही तरह थे जो कि मेंडल ने पी प्लांट में किए थे। मॉर्गन ने क्या किया था, येलो बॉडी व्हाइट आइड फीमेल का क्रॉस कराया था, रेड आइड मेल्स क्रॉस कराया और एवन जनरेशन में जो आया उसको फिर से क्रॉस कराया, उनके बीच में फिर से क्रॉस कराया। तो ही ऑब्जर्व दैट द 2 जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि 2 जीन्स जो होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं होते हैं टू ईच अदर। एंड द F2 रेशियो डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द 9:3:3:1। और जो F2 जनरेशन का जो रेशियो आया वो 9:3:3:1 से थोड़ा सा अलग आया। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन्स वर लोकेटेड ऑन द X क्रोमोसोम्स। मॉर्गन एंड उनके ग्रुप को पता था कि जीन्स जो होते हैं वो X क्रोमोसोम्स पे सिचुएटेड। क्विकली दैट when the 2 genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosomes, the proportion of parental gene combination were much
हायर देन नॉन पेरेंटल टाइप। उन्होंने बताया कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में अगर ये दोनों जीन्स सेम क्रोमोसोम्स पे होंगे तो पेरेंटल टाइप का जो कॉम्बिनेशन है वो नॉन पेरेंटल टाइप के कॉम्बिनेशन से थोड़ा ज़्यादा आएगा, ठीक है, नॉन पेरेंटल टाइप से थोड़ा ज़्यादा आता है। मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ टू जीन्स एंड कॉइन्ड द टर्म लिंकेज। मॉर्गन ने इस फिजिकल एसोसिएशन को टर्म दिया लिंकेज टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स के दो जीन्स के बीच में जो एसोसिएशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर उन्होंने लिंकेज टर्म दिया। रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ द नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, और नॉन पेरेंटल के लिए नॉन पेरेंटल जीन्स के कॉम्बिनेशन के लिए उन्होंने रिकॉम्बिनेशन टर्म दिया। तो पेरेंटल के लिए बेसिकली यहाँ पर बेसिकली ये बोल रहा है कि लिंकेज जो है वो पेरेंटल टाइप के लिए है और रिकॉम्बिनेशन जो है वो नॉन पेरेंटल टाइप के लिए यूज हुआ है। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप ऑल्सो फाउंड दैट इवन व्हेन जीन्स वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स सम जीन्स वर वेरी टाइटली लिंक्ड। मॉर्गन और उनके ग्रुप ने बताया कि जीन अगर सेम क्रोमोसोम्स पे, बहुत सारे जीन्स अगर सेम क्रोमोसोम्स पे हैं तो जीन्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत टाइटली लिंक्ड होते हैं। शोड वेरी लिटिल रिकॉम्बिनेशन, वेरी लो रिकॉम्बिनेशन। अगर वो टाइटली लिंक्ड है, अगर वो जीन्स टाइटली लिंक्ड है तो रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होगा। वाइल अदर्स वर लूजली लिंक्ड, अगर लूजली लिंक्ड है तो हायर रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड द जीन व्हाइट एंड येलो वर वेरी टाइटली लिंक्ड। यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखा है कि व्हाइट और येलो के बीच में व्हाइट और येलो जो जीन्स है वो टाइटली लिंक्ड है एंड शो ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। जीन्स जो है वो टाइटली लिंक्ड है इसलिए रिकॉम्बिनेशन जो है वो बहुत कम है, 1.3% है। वाइल व्हाइट एंड मिनिएचर विंग शोड 37.2% रिकॉम्बिनेशन। जो दूसरा कॉम्बिनेशन है व्हाइट एंड मिनिएचर का उसमें रिकॉम्बिनेशन जो है वो 37.2 दे रखा है। His student Alfred Strudwick used a frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between genes and mapped their position on the chromosome. उनके जो स्टूडेंट थे अल्फ्रेड स्टूडविक, उन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी का यूज़ किया जीन्स के बीच में, दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस का पता लगाने के लिए कि वो क्रोमोसोम्स की किस पोजीशन पे सिचुएटेड हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन। In 1891 could trace a specific nuclear structure all through the spermatogenesis and a few insect. हैंकिंग ने 1891 में इंसेक्ट के ऊपर बहुत सारे न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का पता लगाया। Was also observed that 50% of the sperm received this structure after spermatogenesis. और उन्होंने बताया कि ये जो स्ट्रक्चर है वो 50% स्पर्म्स को रिसीव करते हैं आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस, whereas the other 50% sperm did not receive it. अदर 50% जो स्पर्म होता है उसको रिसीव नहीं करते। हैंके गिव द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर एज द एक्स बॉडी। उन्होंने इस स्ट्रक्चर को एक्स बॉडी टर्म दिया, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, और वो इसके महत्व को नहीं समझा पाए। फर्दर investigation by the other scientists led to the conclusion of the X bodies of Hanking was in fact a chromosomes, and that is why it was given the name X chromosome. में और साइंटिस्ट ने जब इसकी स्टडीज़ की तो उन्होंने ये पता लगाया कि जो हैंकिंग ने एक्स बॉडी टर्म दिया था वो एक्चुअली ये क्रोमोसोम्स है जिनका उन्होंने बाद में नाम एक्स क्रोमोसोम्स कर दिया। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इन अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट दैट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ द XO टाइप। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट में सेक्स डिटर्मिनेशन की मैकेनिज्म के लिए XO टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। दैट इज ऑल एग बियर एंड एडिशनल एक्स क्रोमोसोम्स बिसाइड्स द अदर क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स। उन्होंने बताया कि ऑल एग्स जो होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम्स को कैरी करते हैं और एक्स के अलावा जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको ऑटोसोम्स बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द स्पर्म बेयर द एक्स क्रोमोसोम्स वेयर सम डू नॉट। उन्होंने बताया कि कुछ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक्स को कैरी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अगर ये एग जो है वो एक्स क्रोमोसोम बियरिंग स्पर्म के साथ कंबाइन करेगा तो फीमेल प्रोड्यूस होगी, एंड दोज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म दैट डू नॉट हैव एक्स क्रोमोसोम बिकम मेल। और अगर ये एग ऐसे स्पर्म के साथ कंबाइन करेगा जिसके पास एक्स क्रोमोसोम्स नहीं है तो मेल प्रोड्यूस होगा। डू यू थिंक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द मेल एंड फीमेल आर इक्वल? Due to the involvement of the X chromosome in the determination of sex, it was designed to be the sex chromosome.
वो क्रोमोसोम्स जो सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनको सेक्स क्रोमोसोम्स, और बाकी के बचे हुए जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको ऑटोसोम्स कहते हैं. ग्रास होपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच द मेल हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम्स बिसाइड द ऑटोसोम. यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ग्रास होपर में ओनली वन एक्स क्रोमोसोम्स होता है और बाकी के जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं. वेयर एज फीमेल हैव अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स. फीमेल के अंदर पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स होता है, मतलब एक्स एक्स होते हैं. ठीक है. दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नंबर ऑफ स्पीसीज टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. इस ऑब्जर्वेशन से बहुत सारे जो स्पीसीज थी उनकी सेक्स डिटर्मिनेशन करने की मैकेनिज्म को समझा गया. In a number of other insect and mammals including a man XY type of sex determination. और यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैमल के अंदर क्या है, XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. इज सीन वर बोथ मेल एंड फीमेल हैव द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम. बहुत सारे इंसेक्ट एंड मैमल में XY टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिला और मेल एंड फीमेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम होते हैं. Among the males, an X chromosome is present, but its counterpart is distinctly smaller and called Y chromosome. यहाँ पर ये बोल रहा है कि X मेल में X क्रोमोसोम्स तो प्रेजेंट होते हैं इसके जैसा, लेकिन इससे थोड़ा छोटा एक Y क्रोमोसोम्स भी होता है. फीमेल however have a pair of X chromosomes. फीमेल में X क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं. बोथ मेल एंड फीमेल बेयर सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम, और जो ऑटोसोम्स की जो नंबर होती है वो सेम होती है. हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. तो वन पेयर जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और बाकी के जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं. हेंस द मेल हैव द ऑटोसोम्स प्लस XY. तो मेल के अंदर ऑटोसोम्स प्लस XY होते हैं, वाइल द फीमेल हैव द ऑटोसोम प्लस XX. फीमेल के अंदर ऑटोसोम्स और XX टाइप के क्रोमोसोम होते हैं. इन ह्यूमन बीइंग एंड द ड्रोसोफिला द मेल हैव द X एंड वन Y क्रोमोसोम. मेल के अंदर एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है और फीमेल के अंदर दोनों XX टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं. In above description, you have noticed that the two types of sex determination mechanism, XO type and XY type. XO टाइप हमने इंसेक्ट में पढ़ा और XY टाइप जो होता है वो ह्यूमन बीइंग में होता है. बट इन बोथ केसेस मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट. हमने ये पढ़ा कि दोनों केसेस में मेल जो होते हैं वो 2 डिफरेंट टाइप्स के गैमेट प्रोड्यूस करते हैं. ए आइदर विद और विदाउट X क्रोमोसोम, दोनों ही X क्रोमोसोम्स के साथ गैमेट प्रोड्यूस करेगा. बी नंबर पे दे रखा है सम गैमेट्स विद X क्रोमोसोम एंड सम विद द Y क्रोमोसोम्स. कुछ जो गैमेट्स होते हैं वो X के साथ कंबाइन कर जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो Y के साथ कंबाइन कर जाते हैं. सच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इज डिजाइन टू बी एग्जाम्पल ऑफ मेल हेट्रोगेमी. इस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन को मेल हेट्रोगेमी कहेंगे. एक X और एक Y, इसलिए इसको बोलेंगे मेल हेट्रोगेमी. इन सम अदर ऑर्गेनिज्म बर्ड्स अ डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑब्जर्व. यहाँ पर ये बोल रहा है कि बर्ड्स में डिफरेंट टाइप्स के सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म देखने को मिलती है. In this case, the total number of chromosome is same in both males and female, but 2 different types of gamete in terms of the sex chromosomes are produced by female. यहाँ पर जो 2 different types के gamete produce करते हैं उन्हें वो females होती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये टर्म दिया गया है female heterogamy. In order to have distinction with the mechanism of the sex determination described earlier, the 2 different sex chromosomes of a female bird, फीमेल बर्ड के पास एक Z होता है और एक W क्रोमोसोम्स होता है. इन दीज ऑर्गेनिज्म द फीमेल हैव 1 Z एंड 1 W क्रोमोसोम्स, वेयर एज द मेल हैव पेयर ऑफ Z क्रोमोसोम्स. तो मेल के पास Z के पेयर होते हैं और फीमेल के पास एक Z और एक W क्रोमोसोम्स होता है. ठीक है, और बाकी जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं.